यदि आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के बाद यदि आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर ही आपने अच्छा कार्य प्रारंभ किया है और आप उस जो लक्ष्य आपने सुनिश्चित किया है उस लक्ष्य तक आप निश्चित तौर पर ही पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कमल कुमार और आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमल कुमार सर पर। तो दोस्तों, मैं आपके बीच आपसे मिलने के लिए आया हूं एक विशेष प्रयोजन के साथ कि आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड और व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी जल्द ही आने वाली। आपको बहुत ही शीघ्र ये विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, जिसमें सर्वाधिक पद, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल व्याख्याता में 1462 पद, बहुत पद आए हैं साहब, अत्यधिक मात्रा में पद आए हैं। इससे पहले इतनी संख्या में, माफ कीजिए मात्रा नहीं संख्या, इतनी संख्या में इससे पहले कभी पद देखने को नहीं मिले हैं। ये समझ लीजिए कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है स्कूल व्याख्याता बनने का, यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो। इसीलिए मैं भी आपके बीच एक तैयारी करने के माध्यम से ही प्रस्तुत हुआ हूँ और चाहूँगा कि आपके सहयोग के साथ मैं तैयारी प्रारंभ कर दूँ और मेरे सहयोग के साथ आप भी तैयारी प्रारंभ कर दें। जैसे कि बहुत से पद आए हैं और मैं आपके बीच लेके आया हूँ हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की एक छोटी सी श्रृंखला, जिसमें अपन हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास की एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी वैकेंसी में जो पाठ्यक्रम होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पाठ्यक्रम तो वह दौड़ का मैदान है जिस पे क्या है विद्यार्थी, या खेल का मैदान है जिस पे विद्यार्थी भगता हुआ क्या करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो यही है स्कूल व्याख्याता हो या शिक्षक सेकंड ग्रेड की बात करें, तो उस पद पर पहुंचने के लिए आपको निश्चित तौर पर कहां से गुजरना है, इस पाठ्यक्रम के पद के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचना है, अपनी मंजिल तक। तो सबसे पहले तो क्या कि उस पाठ्यक्रम में आप डूब जाइए। जो भी पाठ्यक्रम है उसको बस अपने इर्द गिर्द रखिए, मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम आपके विचरण करें। इस प्रकार अपने आप की धारणाएं आप सुनिश्चित कर ले तो निश्चित तौर पर ही आप अध्यापक बनने या जो भी आप अपना लक्ष्य सुनिश्चित करते हैं उसकी ओर अग्रसर रहेंगे काफ़ी अच्छे कदमों के साथ। ये रही पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की बात करें तो जो भी पाठ्यक्रम हम हिंदी साहित्य का होगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना बन पड़ेगा। मैं अब इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा करता रहूँगा। कुछ त्रुटियां होती है, कमियां रहती है तो आप मुझ में सुधार करने का प्रयास करें, और आप में कुछ त्रुटियां होती है तो मैं उसके मेरे माध्यम से जितना मुझे आता है उसके माध्यम से मैं आप में सुधार करने का थोड़ा प्रयास करूँगा। यह हुई पाठ्यक्रम की। जब भी पाठ्यक्रम में डूबने की बात याद आती है या डूबने की बात आती है तो मुझे बिहारी जी का एक पद याद आता है। बिहारी सतसई में उन्होंने लिखा है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब संग। उन्होंने कहा है, भले ही इस पद में क्या है असंगति अलंकार का बिहारी जी ने प्रयोग किया है, लेकिन इसमें क्या है बहुत गूढ़ रस है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि बिहारी ने जो बिहारी सतसई लिखी उसके बारे में कहा है कि सतसैयारे दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो इस पद्य का भी जो सारांश है या अर्थ है बहुत गंभीर है। यदि इसे भी आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर ही इसके जो घाव हैं वो बहुत गंभीर हैं, आपके हृदय पे बिल्कुल स्पर्श करेंगे। जैसे तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, उन्होंने कहा है कि आप संगीत की दुनिया में खो जाइए। संगीत की बात करें, कवित रस साहित्यिक रस में आप डूबते हैं, राग रति रंग प्रेम का स्पर्श आप करते हैं, प्रेम में आप डूबते हैं, तो इनमें वैसे ही प्रकार आप पाठ्यक्रम में डूब जाइए। इनमें जितना आप डूबेंगे उतने ही क्या है आप उभर जाएंगे या तर जाएंगे। अन बूढ़े बूढ़े तरे, बूढ़े का मतलब यहाँ डूबने से है कि अनबूढ़े, जितना आप डूबेंगे उतना ही आप तर के ऊपर आएंगे। और जो इन लोगों में मतलब इनमें नहीं डूबेगा वो क्या है डूब के मर जाएगा। तो यही है कि असंगति अलंकार का इसमें प्रयोग किया है, लेकिन भावार्थ देखेंगे तो बहुत ही स्पष्ट है कि आपको पाठ्यक्रम में डूबना है। जितना आप पाठ्यक्रम में डूबेंगे उतनी ही आप ऊपर तरेंगे। चलिए तो अपन बात करेंगे रे भाई हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ेंगे अपन? हिंदी साहित्य का इतिहास। जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो अपने पास तीन शब्द यहाँ नजर आते हैं, आपको बोर्ड पे लिख रहा है। तो हिंदी शब्द
एक साहित्य और एक इतिहास। तो सबसे पहले बात करें कि ये हिंदी क्या है। तो हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। और भाषा क्या होती है? भाषा होती है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन होती है। जब भी अपन भाषा विज्ञान की चर्चा करेंगे उस बीच हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, कैसे इसके बारे में उल्लेख मिलता है, उस सब की अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। परंतु थोड़ा सा मैं बता दूं, हिंदी शब्द के बारे में यदि चर्चा करते हैं तो इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। अपन क्या है, सिंधु नदी जो पूर्व में निकलती थी, उस सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था अपना, और उस क्षेत्र को, उस भौगोलिक क्षेत्र को कौन सा प्रदेश कहा जाता था? सिंध प्रदेश। ठीक है, इस सिंध प्रदेश के अपन निवासी थे। जैसे सिंधु नदी है, इसी आसपास के क्षेत्र को सिंध प्रदेश कहा जाता था। इधर से क्या है भाई? फारसी लोग। कौन से? फारसी, क्या बोल सकते हैं? ईरानी लोग। जब अपने सिंध प्रदेश में ये आते हैं तो फारसी क्या करते हैं? स वर्ण का उच्चारण ह के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ह के रूप में। तो स को ह बोल के सिंधु को क्या बोल दिया इन्होंने? सिंधु को बोलते थे ये हिंदू। जैसे सीरा को हीरा बोला जाता है ना, सीरा जो बनाते हैं अपन किसका? गेहूं का। तो सीरा को क्या बोलेंगे ये लोग? हीरा। उसी प्रकार सिंधु को इन्होंने उच्चारण किया हिंदू। ठीक है, हिंदू से कालांतर में वही बन गया हिंद, और हिंद से बना है हिंदी। जब अपन सीधे सीधी बात करते हैं कि हिंदी शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है, तो सीधी सी बात है फारसी भाषा का शब्द है, या ईरानी बोल सकते हैं। सीधी सी बात है कि हिंदी शब्द की जब बात करते हैं कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो सीधे सा आपको बताना है कि ये फारसी भाषा का शब्द है, ईरानी भाषा का शब्द है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। उसके बाद बात करते हैं भाई, थोड़ा सा हिंदी शब्द की बात करें तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें। सर्वप्रथम उल्लेख, इस हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है जफरनामा नामक पुस्तक में। किसमें? जफरनामा नामक पुस्तक में मिलता है साहब। ये रचना किसकी है या यह पुस्तक किसकी है? तो इसकी बात कर रहे हैं तो ये रचना है सरफुद्दीन यज़दी। माफ कीजिए, यज़दी। सरफुद्दीन यज़दी की एक रचना थी, कौन सी? जफरनामा। जफरनामा नाम से रचना गोविंद सिंह ने भी की है। जब अपन पढ़ेंगे साहित्य उस समय इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है किसी ग्रंथ में, वो मिलता है जफरनामा में, जो किसने लिखी थी? सरफुद्दीन यज़दी ने ये क्या है? रचना करी थी। इसमें हिंदी शब्द का उल्लेख कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं इतिहास शब्द की। जब इतिहास शब्द की बात करते हैं तो इतिहास शब्द मूलतः इति धन धन हास से मिलके बना होता है। आज से। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का मतलब होता है निश्चित, और आज का मतलब होना या हुआ है। सीधी सी बात करें, इतिहास शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सीधा सा दिख रहा है कि ऐसा निश्चित ही हुआ है। ऐसा निश्चित ही हुआ है। ऐसा कौन कहता है? इतिहास कहता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा निश्चित ही हुआ है। इस इतिहास शब्द की जब बात करते हैं तो इतिहास का, विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक जब अपन देखते हैं तो विश्व इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। और इन्होंने जो रचना रची या जो पुस्तक लिखी उसको कौन सा ग्रंथ माना जाता है? विश्व इतिहास का प्रथम ग्रंथ, और उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री से याद रखेंगे हिस्टोरिका। हिस्ट्री की प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका थी, जिसकी रचना किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी। यह है इतिहास के जनक विश्व के संदर्भ में। इन्होंने परिभाषा दी
कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। थोड़ा अपन सामान्य सी बात कर रहे हैं किसकी, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो मैंने पहला शब्द लिखा है या पहली लाइन लिखी है उसी के बारे में छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। जैसे हिंदी साहित्य पे पहुंचेंगे मैं बिल्कुल आपको विधिवत प्रारंभ करवा दूंगा और बता दूंगा कि अब हाँ बिल्कुल हम हिंदी साहित्य के इतिहास पे पहुंच चुके हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है इतिहास की कि अतीत की घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। वैसे अपना विषय इतिहास नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यह है विश्व के संदर्भ में अपन ने बात करी। यदि अपन बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में अब बात करते हैं कि भारत में इतिहास का जो जनक है वो किसे माना जाता है, इतिहास का जनक। तो साहित्यिक दृष्टि से वेद व्यास जी को माना जाता है। और वेद व्यास जी ने कौन सी ग्रंथ की रचना करी है, महाभारत की। कौन से ग्रंथ की, महाभारत की। इसी प्रकार भारत के इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है महाभारत। और प्रथम जो विश्व माफ कीजिए भारतीय इतिहास का जनक किसे कहेंगे, वो कहेंगे वेद व्यास जी को। इसी संदर्भ में राजस्थान की बात करें, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी थी वो लिखने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड। उन्हीं को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है और प्रथम पुस्तक मानी जाती है द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ये हुई इतिहास शब्द की बात। तो इतिहास किसे कहा जाता है कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या होता है, इतिहास। और बात करें साहित्य शब्द की, थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। साहित्य शब्द की जब बात करते हैं तो साहित्य शब्द बात करते हैं साहित्य मूलतः साहित्य धन यह प्रत्यय से मिलकर बना होता है। आपको पता है किसी भी शब्द के बाद जब यह प्रत्यय लगता है तो यह क्या करता है, इस प्रथम शब्द या प्रथम वर्ण में जो स्वर वर्ण होता है अ होता है तो उसका क्या कर देगा, प्रतिरूप आ कर देगा। यदि ई दीर्घ ई या आई होता है तो उसका क्या कर देता है, आय कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार जब देखो इसमें ये प्रत्यय जोड़ेंगे, यहां ये तो हो जाएगा स्वर रहित और जब जोड़ा जाता है तो स का हो जाता है सा और हित, ये स्वर रहित होगा, ये जोड़ दिया जाता है। ऐसे करके साहित्य बनाए हैं। तो इसमें मूल जो शब्द है वो है साहित्य शब्द और यह प्रत्यय से मिलकर बना है साहित्य। ये व्याकरण की बात है। यदि व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर ही ये जो क्या नाम है प्रत्यय हैं, 6-7 प्रत्यय हैं जो इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। इसमें देखें साहित्य तो स धन हित, जो हित के साथ हो, जो आपके हित की बात करता है वही साहित्य होता है। मूलतः साहित्यिक शब्द की बात कर रहे हैं, जो आपके हित की बात करे वो साहित्य होता है। और साहित्यिक इतिहास की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये विद्यार्थी के मस्तिष्क में भ्रम होता है कि यदि किसी कवि के बारे में या उसका इतिहास जान लिया तो साहित्य का इतिहास जान लिया। साहित्य का इतिहास इतना सीमित नहीं है। साहित्य का इतिहास इतना सीमित नहीं है कि एक कवि का आपने जन्म जान लिया, मरण जान लिया, उनकी रचनाएं जान ली और यह साहित्य का इतिहास हो गया। साहित्य का इतिहास अतीतों का संकलन मात्र नहीं है। साहित्य का इतिहास तो वो है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप बेहतर भविष्य की परिकल्पना करना, वो है साहित्य। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो दिखाता है कि समाज कैसा है, समाज में कौन कौन से परिवर्तन होते चाहिए। तदयुगीन वातावरण की बात करता है अपना साहित्य। तभी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति मतलब उसके मन में जो वृत्तियां हैं उसका प्रतिबिंब होता है साहित्य। तभी तो कहा है उन्होंने कि तो ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्य में भी बदलाव होना या परिवर्तन होता चला जाता है। और उन बदलावों में सामंजस्य दिखाना, किस के बदलाव में, साहित्य के बदलाव में और जनता की चित्तवृत्तियों के बीच में जो बदलाव होता है, उन दोनों की बदलाव में सामंजस्य दिखाना, वही क्या होता है, साहित्य होता है। इस प्रकार की बात करते हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
और इतिहास में क्या किया जाता है? इतिहास में अतीतों का संकलन किया जाता है। और साहित्य में क्या किया जाता है? साहित्य बेहतर भविष्य की परिकल्पना करता है। तो देखा जाए तो बड़ा कौन? साहित्य? जी नहीं, साहित्य भी बड़ा नहीं है। इसीलिए तो प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भी कहा है, साहित्य, इतिहास और दृष्टि ग्रंथ में उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है क्या? कि इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक लंगड़ा है और साहित्य विवेक के बिना इतिहास बोध अंधा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साहित्य और इतिहास एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतिहास के बिना साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं है और साहित्य के बिना इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत ही सुंदर वक्तव्य कहा है उन्होंने, प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने क्या कहा है? कि इतिहास बोध के बिना, इतिहास साहित्य विवेक लंगड़ा है और इतिहास, माफ कीजिए, साहित्य विवेक के बिना इतिहास बोध अंधा है। साफ साफ दिख रहा है कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना एक दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए तो इलियट साहब ने भी कहा है, जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं इलियट साहब, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये प्रवाहित तो उस नदी के समान है जिसका एक छोर तो क्या है? परंपराओं से जुड़ा हुआ है और एक छोर क्या है? वर्तमान से अनिश्चित होता है, वर्तमान से अनिश्चित होता है, अर्थात जुड़ा हुआ होता है वर्तमान से। एक छोर परंपरा का मतलब हो गया कि परंपरा इतिहास की बात कर रही है, यदि उसके दोनों छोर नहीं होंगे तो नदी क्या प्रवाहित हो सकती है? नहीं होगी, पानी पता नहीं किधर फैल जाएगा। तो क्या है? इतिहास और साहित्य मिलकर ही तो एक समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करता है? साहित्य का इतिहास करता है। इसीलिए साहित्य के इतिहास को क्या कहा है? समाज का दर्पण कहा है। ये सामान्य सी बातें हुई है हिंदी साहित्य को इतिहास के लेके। जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो मस्तिष्क में सवाल आता है कि जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया या कब से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, इसके प्रथम कवि कौन रहे हैं, इसका काल विभाजन या नामकरण किस प्रकार किया जाता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद बैक टू बैक इतिहास लिखते चले गए। और फिर उसमें एक महान आलोचक जैसे विद्वान आए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे, और भी अनेक साहित्यकारों की बात करें अपन, बहुत से विद्वान आए हिंदी साहित्य में। प्रत्येक हिंदी साहित्यकार है, उनकी प्रत्येक व्यक्ति की अपन बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे, कबीरदास जी की बात करेंगे, प्रत्येक साहित्यकार, इतिहासकार और जो भी कवि हुए हैं उन सब की एक एक करके चर्चा करेंगे। आपसे आज तो सिर्फ आपसे एक मिलने का मन किया तो मिलने चला आया। इसी प्रकार अपन जो भी है हिंदी साहित्य को इतिहास के लेके सर्वप्रथम पद्धतियों से अपन स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, कि हिंदी साहित्य को लिखने का जो पद्धतियाँ हैं, किस प्रकार हिंदी साहित्य को लिखा गया, किस किस विधियों में या किस किस तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपराएं क्या रही है, सभी परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। काल विभाजन, नामकरण, प्रत्येक विभाजित करते हुए एक एक ओपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ त्रुटियां रहती है तो आप मुझे सुधार करने का प्रयास करेंगे, आप लोग मुझ में सुधार करने का प्रयास करेंगे और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर अवेलेबल करवा सकूं। तो फिर ऐसे ही वीडियो के साथ आगे और मिलूंगा, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।